ये वो बंदा है जो दै जमाते पास है और डायरेक्ट हवालदार है। मुल्क के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपनी दिक्कत का इजहार किया है। बहुत मुश्किल में लगता है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो मोतबर मीडिया है वो मलिक रियाज के लिए मीडिया टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल करता है। यानी जैसे ही कोई जज रुखसत लेता है, अपने ओहदे से सुबकदोश होता है या कोई जर्नैल जो है रिटायर होता है तो मलिक रियाज साहब की नौकरी में मुलाजमत में आ जाता है। अजीज के वजीर दिफा मुल्क के वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपनी दिक्कत का इजहार किया है। बहुत मुश्किल में लगता है और वो कह रहे हैं कि हमारा जो मोतबर मीडिया है वो मलिक रियाज के लिए मीडिया टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल करता है। उनका नाम भी बहुत अच्छा है लेकिन मीडिया टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और जब उनका नाम ले लिया जाए तो फिर मीडिया उसको सेंसर कर देता है। और वो कहते हैं कि 8 से 5 साल पहले मैं भी एक टीवी एंकर के पास गया और मैंने जब मलिक रियाज का नाम ऑन एयर लिया तो मेरा इंटरव्यू भी काट दिया गया, सेंसर कर दिया गया। अब ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो मुल्क के वजीर दिफा है। और आपको पता है कि वजीर दिफा कितना ताकतवर शख्स होता है। डिफेंस मिनिस्टर अपनी इस दिक्कत का इजहार ट्विटर हैंडल पे कर रहा है और कह रहा है कि मीडिया मलिक रियाज का नाम नहीं लेता है। अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है वजीर दिफा से, मुल्क के वजीर दिफा से, डिफेंस मिनिस्टर से कि हुजूर आपकी हुकूमत है, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें अलकादर ट्रस्ट केस भी है, आप जरा थोड़ी सी हिम्मत करें और मलिक रियाज के खिलाफ वो केस बनाएं। आप जरा हिम्मत करें कि जो नैब के जितने केसेस मलिक रियाज के खिलाफ थे ना आप उनको रीओपन करें। आप जरा हिम्मत करें जितने खांचे मलिक रियाज ने लगाए हुए हैं ना और जितने फौजी जर्नैलों के साथ मिल के मलिक रियाज ने गबन किए हुए हैं, जितने गरीब गुरबा की जमीनों को लूटा हुआ है, जितने गरीबों को कत्ल किया हुआ है, जितने बेवाओं की जमीनें हत्याई हुई हैं, आप जरा वो केसेस निकालें और फौरी तौर पे एक्शन लें। बहुत दुश्वार है जालिम का पंजा मोड़ना लेकिन बहुत आसान है मजलूम को इल्जाम दे देना। मीडिया आपको दिखाई दे रहा है, आप हिट कर रहे हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल मीडिया मलिक रियाज का नाम नहीं लेता है। मीडिया टाइकून का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती है मीडिया को कि आपने मलिक रियाज का नाम नहीं लेना। ले लिया अगर गलती से आपने या आपके किसी मेहमान ने तो फिर उसको सेंसर वाले सेंसर कर देते हैं, बीप लग जाती है उसके ऊपर। आपको याद होगा ये हर तरफ ही है, मलिक रियाज अनटचेबल क्यों है, मलिक रियाज पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको वो मशहूर ज़माना क्लिप याद होगा मुबशिर लुकमान का और मेहर बुखारी का, जब वो दुनिया न्यूज़ पे काम करती थी, उस क्लिप को लीक कराया गया था। वो क्या था जरा आपको दिखाते हैं। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, विला चाहिए जो आपने हामिद को दिया। ये प्लॉट्स की बात हो रही है, प्लॉट्स लेने देने की। मुबशिर लुकमान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मुझे भी तो हामिद मीर की तरह एक प्लॉट दे दें। यानी आप अंदाजा कीजिए कि मलिक रियाज साहब खुद ये कहते हैं कि जहाँ कोई दिक्कत होती है ना, कोई मसला होता है तो वो अपनी फाइलों के नीचे पहिए लगा देते हैं। फाइलों के नीचे पहिए लगाने का मतलब ये होता है कि वो पैसे वैसे मुट्ठी गर्म कर देते हैं, पैसे वैसे दे देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, जिससे उनका काम आसान हो जाता है। और जाहिर है खरबपति आदमी को चंद पैसे देने में क्या दुश्वारी हो सकती है। आजकल भी मलिक रियाज साहब की हीरे की अंगूठियां और हीरे के हार बहुत मशहूर हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मलिक रियाज पे हाथ डाले। इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी पे हाथ डाल सकता है, नैब आसिफ अली जरदारी का ट्रायल कर सकती है, नैब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ट्रायल कर सकती है, नैब इमरान खान का ट्रायल कर सकती है, नैब फरियाल तालपुर का ट्रायल कर सकती है, नैब मरियम नवाज का कर सकती है। उसके बाद जितने गुजरा सेकंड ईयर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, सबको हाथ डाल सकती है। नहीं हाथ डाल सकता तो मलिक रियाज को नहीं डाल सकता। अब ये मलिक रियाज नामी आदमी कौन है, ये अंगूठा छाप कौन है? ये वो बंदा है जो दै जमाते पास है और डायरेक्ट हवालदार है। ये एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखता है जिसका बाप एक ठेकेदार था और उसके बाद बाप को जब बिजनेस नहीं मिल रहा था, ठेकेदारी पर काम नहीं चल रहा था, डिफॉल्ट हुए हुए थे, तो ये बताते हैं कि इनके ऊपर इतने बुरे हालात थे कि अल्टीमेटली इनको सफ़ेदियाँ करके भी गुजारा करना पड़ा, कलियाँ पेंट करके भी, सड़कों पे लुक डाल के भी, मेहनत मजदूरी करके भी। यानी ऐसे मुतवस्सित घराने के साथ इनका ताल्लुक था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत की देवी जब मेहरबान हो जाती है तो किस्मत की देवी इन पे ज़रूर मेहरबान हुई। ये वालिद साहब की ठेकेदारी के दौर में 10 जमातों से आगे नहीं पढ़ सके अपने माली हालात की वजह से, मुश्किलात की वजह से कि वालिद साहब के ऊपर क्राइसिस था, इसलिए इनकी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं हो सकती थी। उसके बाद इन्होंने भी ये जो ठेकेदारी वाला बिजनेस है ना, फौज के अंदर एक निचले तबके के ठेकेदार की हैसियत से, एक वेंडर की हैसियत से, समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से काम शुरू किया। निचले दर्जे के ठेकेदार थे, लेकिन इनके पास वो तमाम तर चालाकियाँ थी, वो तमाम तर गुर थे, वो तमाम तर हुनर थे कि किस तरह ज़मीनें खरीदी जाती हैं और कैसे ज़मीनें काटी जाती हैं और कैसे छोटी से काम को बड़ा कर लिया जाता है।
इन्होंने बहुत सारे फौजी अफसरान को बड़े बड़े आइडियाज़ दिए। अगर आप ये कहें ना कि मलिक रियाज के 101 आइडियाज़ मंसूबे, तो उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। वो आइडियाज़ जब फौजियों के टेबल के ऊपर रखते थे, उन्हें बहुत पसंद आते थे। उसमें मलिक रियाज साहब भी माल कमा जाते थे और जिसका जितना हिस्सा बनता था वो हिस्सा देने के अंदर भी बड़े मशहूर थे। तो मलिक रियाज साहब ने इस तरह करते करते जो फौजी सर्कल्स हैं उनके अंदर अपने ताल्लुकात को, नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। आज उनकी एक सोसाइटी है बहरिया टाउन। ये बहरिया टाउन तो नेवी वालों की सोसाइटी होती है, आप बिल्कुल ठीक समझे। ये सोसाइटी असल में नेवी वालों की थी, लेकिन नेवी, पाकिस्तान नेवी जो है वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकी। और फिर क्या हुआ कि मलिक रियाज साहब इसके अंदर जंप इन किए, ठेकेदार की हैसियत से काम कर रहे थे, पूरी सोसाइटी ही ले उड़े। और चंक्स के अंदर जो छोटे छोटे इसके फेजेस अनाउंस होते थे, उसमें मलिक रियाज साहब ने ऐसी लूट सेल लगा दी कि अभी सिर्फ अनाउंसमेंट होती थी, लोग फॉर्म्स के लिए लाइनों के अंदर कतार दर कतार खड़े हुए होते थे। और आज आपको पता है कि बहरिया टाउन कितनी बड़ी सोसाइटी है। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर ही नहीं है, कराची के अंदर जिस तरह से ग्रो किया है। और मलिक रियाज साहब के इस बिजनेस के थ्रू कितने डीलर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बना ली हैं, वो भी आपके सामने हैं। अब ये सारा कुछ जो है ये मलिक रियाज साहब के ताल्लुकात के मरहून मिन्नत है। और मलिक रियाज साहब के बारे में बताने वाले ये बताते हैं, वाकिफान हाल ये लिखते हैं कि इनकी जो सोसाइटी है, जब ये उसके बारे में इश्तिहार देते हैं ना, तो उसके लिए नौकरी लेने वालों की भी लाइनें लग जाती हैं। लेकिन मलिक रियाज साहब की जो पहली ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि किसी साबिका फौजी जर्नैल को हायर करें या किसी साबिका जज को हायर करें। यानी जैसे ही कोई जज रुखसत लेता है, अपने ओहदे से सुबकदोश होता है, या कोई जर्नैल जो है रिटायर होता है, तो मलिक रियाज साहब की नौकरी में, मुलाजमत में आ जाता है। अब भी तकरीबन 10 रिटायर्ड जर्नैल मलिक रियाज साहब की मुलाजमत में हैं। अब भी काफ़ी साबिक जज जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के भी हैं, दीगर कोर्ट्स के भी हैं, जो मलिक रियाज साहब की नौकरी कर रहे हैं। तो फिर आप मुझे बताइए कि इमरान खान के ऊपर अभी सहूलतकारी का होता है कि जुडिशरी की तरफ से इमरान खान को सहूलतकारी मिल रही है। तो मलिक रियाज साहब जब इतने स्ट्रांग होंगे, इनका नेटवर्क इतना तगड़ा होगा कि इनके ताकतवर लोग इनके साथ होंगे और ताकतवर इदारों से उनका ताल्लुक होगा, तो मलिक रियाज साहब का कोई काम कैसे रोक सकेगा। उसके अलावा ये जिस दिक्कत का इजहार कर रहे हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब, तो ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी याद रखना चाहिए कि खुद उनकी हुकूमतों ने, क्योंकि मलिक रियाज साहब के ऊपर दर्जनों केसेस थे नैब के अंदर। नैब में जब 90s के अंदर बहुत सारे केसेस का ये सामना कर रहे थे, तो उन दिनों फिर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आ जाती है। मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में ये राहो रस्म प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ बढ़ाते हैं, दोस्ती बढ़ती है और नैब के वो तमाम तर केसेस जो है वो ख़त्म करा दिए जाते हैं। उसके बाद भी सिलसिला यहाँ थमता नहीं है, बल्कि फिर जब मियाँ साहब वापस आते हैं तो मियाँ साहब के साथ भी इनकी दोस्ती बड़ी पक्की हो जाती है। आसिफ अली जरदारी साहब 2013 के अंदर प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनकी इतनी दोस्ती होती है कि इनको बिलावल हाउस तोहफे में दिया जाता है। अगर किसी ने बिलावल हाउस देखा है तो मेरा ख्याल है कि उसको अंदाज़ा होगा कि वो कितना लग्जूरियस है और कितनी बड़ी ज़मीन के ऊपर वाक़ है। फिर बहरिया टाउन जो कराची में शुरू किया जाता है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक नेक्सस होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप यूँ समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर होता है, क्योंकि जिस ज़मीन के ऊपर वो काम शुरू किया जाता है उसमें अच्छे खासे खांचे जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फराहम किए जाते हैं। और इस तरह से ये हर जो है हुकूमत के अंदर बेनिफिट उठाते रहे। फिर मलिक रियाज साहब इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि जो बहुत सारे सियासी लोग हैं उनकी डीलें कराने में, उनकी फ़ौज के साथ मुलाकातें कराने में, उनके मामलात को सेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इनकी एक ऑडियो लीक भी सुनी गई थी और उसके अंदर भी उससे ये तासुर मिल रहा था कि कोई ऐसा टास्क है, ऐसा मिशन है जिसके ऊपर मलिक रियाज साहब काम कर रहे हैं। जब कोई सियासतदान मुश्किल में होता है तो उसको रेस्क्यू करने के भी मलिक रियाज साहब काम करते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट को किसी सियासतदान से बात करनी होती है तो मलिक रियाज को एज अ ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब आप समझ गए होंगे कि मलिक रियाज कौन है, मलिक रियाज कितना ताकतवर है, मलिक रियाज की जड़ें कितनी मजबूत हैं। इसीलिए ये जो गरीब गुरबा हैं जिनकी ज़मीनें हथियाई जाती हैं, जिनका कत्ल होता है, जिन बेवाओं की ज़मीनें माल खा लिया जाता है, वो बेचारे किस खेत की मूली हैं या उनकी क्या औकात है मुल्क के अंदर। यहाँ तो मलिक रियाज के मुलाजमीन ऐसे हैं कि जो दंदनाते फिरते हैं अपने गार्डों के साथ और किसी को भी किसी भी जगह चौक चौराहे में पकड़ के वो कुट छाड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास एक लाइसेंस मौजूद है। वो लाइसेंस ये है कि वो बहरिया टाउन के मुलाजिम है, वो लाइसेंस ये है कि वो मलिक रियाज के बहुत क्लोज हैं। इसलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस है, माइट इज़ राइट है। यहाँ पर जो भी आया है और उसने एक पाकिस्तान बनाने की बात की है, इंसाफ की बात की है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सियासतदान है, वो अदालती सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखता है, वो मुल्क की अशराफिया है, वो मलिक रियाज का एहतसाब नहीं कर सके।
या वो